All right, so welcome to this particular part. In this particular part, we are going to again discuss another problem, which is also from chapter number 11, AMG. And this particular question is also based on the concept of third degree price discrimination. So let's see what we are supposed to do. So we are basically going to do part number A, which is dealing with the third degree price discrimination. So let's first try to understand the problem and then we'll proceed. So consider a cooperative of wheat producers in Washington state. So there's a collection of all the wheat producers in Washington state. And these cooperatives are going to sell their products to two type of customers. एक households हैं और एक firms हैं, ठीक है? So it's like you can say one is B2C and one is B2B. Okay. So business to business and then business to consumers. So ये दो तरीके के customers को cater करते हैं, which is households. And the other one is firms. So the other one is firms. Okay. All right. And जो households है, जो भी households हैं, उनकी जो demand है, that is given by Q1 is equals to 100 minus 3P1. तो ये इनका डिमांड है, ठीक है. एंड फर्म्स जो हैं, तो दूसरे तरीके की मार्केट है, उनका जो हमारे पास डिमांड है, दैट इज Q2 100 minus 1/2 P2. ठीक है, ये डिमांड है फर्म्स की. और फिर पूछा है कि चलो कोऑपरेटिव जो है, it operates as a monopolist in this area. So whatever that collection of wheat producers, they are behaving as if they are monopolist. तो मतलब वो jointly collectively चाहते हैं कि हमारा मिला जुला के प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है. एंड उनकी जो कॉस्ट है दैट इज गिवन बाय, सो जो कॉस्ट जो है दैट इज गिवन बाय 1300 प्लस 4 times Q. और जो टोटल क्वांटिटी है बेसिकली, सो Q कंप्राइजेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी विच इज वो सप्लाई जो वो हाउस होल्ड्स को करते हैं और वो जो फर्म्स को करते हैं, वो मिला के, ठीक है. एंड देर इज, सो बेसिकली या दैट इज द थिंग. एंड देन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज बिटवीन द टू ग्रुप्स. इसका क्या मतलब हुआ, देखो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज बिटवीन टू ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक मार्केट है हाउस होल्ड्स की, एक मार्केट है फर्म की. अब मान लो सिचुएशन ऐसी बनती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सिचुएशन फॉर द कोऑपरेटिव इज टू सेल द हाउस होल्ड एट अ चीपर रेट एंड फर्म्स एट अ हायर रेट, ठीक है. तो वो हाउस होल्ड्स जो है उनको सस्ते में बेचेंगे, मान लो 100 रुपए में गेहूं दे रहे हैं, और फर्म से वो मान लो 400 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. आर्बिट्राज होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे हाउस होल्ड इस सिचुएशन को देखेंगे कि ये हमें तो 100 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और फर्म्स को वो 400 रुपए में बेच रहे हैं या 500 रुपए में, जो भी है, 400 रुपए सपोज. तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स उनसे खरीद लेंगे और बोलेंगे कि ये तो बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं उनसे 100 रुपए में खरीदूंगी और फर्म्स को मैं 400 रुपए में बेच दूंगी. मेरी कॉस्ट हुई 100 रुपए खरीदने वाली, तो जो 300 रुपए वो उनका मार्जिन बन गया, ठीक है. दैट इज एन आर्बिट्राज सिचुएशन कि आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो. मैंने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, मैं हाउस होल्ड हूँ, मैंने कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, मैंने ना खेती करी, बस बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस आई एम एबल टू टेक दैट प्राइस डिफरेंस एंड गोइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम इट. दिस इज द सिचुएशन ऑफ आर्बिट्राज. इसको बोलते हैं आर्बिट्राज. एंड यूजुअली जो होलसेल और रिटेल और ये सब का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज पे वर्क करता है, ठीक है. तो जो इंसान होलसेलर है और जो इंसान रिटेलर है, ठीक है, दीज पीपल आर नॉट द वंस हु प्रोड्यूसिंग, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग. आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, ठीक है. आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर जो मेन इंसान है जो प्रोडक्ट बना रहा है, कोई उनसे ले रहा है प्रोडक्ट, होलसेलर उनसे ले रहा है बल्क में, ठीक है, और वो बल्क में आपको थोड़े सस्ते में दे रहे हैं. फिर आप किसी और को दे रहे हो, रिटेलर को, जो एक एक क्वांटिटी एक एक क्वांटिटी लोगों को सप्लाई करेगा. तो होलसेलर जो है वो मीडिएटर ही है, तो बीच में वो किस चीज का अपॉर्चुनिटी ले रहा है कि अगर आप बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको फायदा होता है और प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिलता है. तो वो जो चीज है, वो जो गैप है, दैट इज बेसिकली आर्बिट्राज, ठीक है. तो या दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये बस बोल रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इवन इफ हम आपको 100 रुपए में बेचें तो आपके पास ऑप्शन नहीं है वो 400 रुपए में बेचने का, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है.
तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। अच्छा, तो अब पार्ट ए जो है वो क्या बोल रहा है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको करना है। So set up the profit maximizing problem for the cooperative and find the optimal output levels and prices for each group of the customers. तो अब ये हाउस होल्ड से कितना प्राइस चार्ज करेंगे और फर्म से कितना प्राइस चार्ज करेंगे और क्या सिचुएशन होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बेसिकली यही होता है कि यू हैव द ऑप्शन, अगर आप चाहो हाउस होल्ड से अलग प्राइस चार्ज कर लो और फर्म से अलग प्राइस चार्ज कर लो। बेसिकली यू आर नॉट फोर्स विद द कंपल्शन कि दोनों मार्केट में आपको सेम ही प्राइस चार्ज करना है। अगर आपके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना तो आप अलग प्राइस चार्ज कर लो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो अब इनमें जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा कि जो भी वो रेवेन्यू हाउस होल्ड से कमाएंगी, हाउस होल्ड से में मान लो प्राइस P1 रखा और क्वांटिटी Q1 सेल करी, तो ये इनका रेवेन्यू हो गया। फर्म्स को प्राइस रखा P2 और क्वांटिटी रखी Q2, तो ये इनसे रेवेन्यू हो गया, ठीक है। और कॉस्ट इनकी हमने देखी ली विच इज दिस, राइट। तो जो भी कोऑपरेटिव है उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और इनकी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी हो गई 1300 -4 क्यू, क्यू मतलब Q1 प्लस Q2, राइट। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखोगे तो ये क्या हो गया, P1 Q1 -4 Q1, एक चीज सिचुएशन तो ये हो गई, प्लस P2 Q2 -4 Q2, एक ये हो गया -1300। ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव। अब ये जो कोऑपरेटिव है इसको चूज करना है कि वो क्या प्राइसेस रखे या क्या क्वांटिटीज पिक करे जिससे इनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। दिस इज व्हाट यू वांट, राइट। तो ठीक है, तो अब पहले आप सिर्फ, अब आप क्या करोगे, यू विल बी पिकिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड द वैल्यू ऑफ Q2 विच इज गोइंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो P1 है ये Q1 के टर्म्स में लिख दो, ये जो P2 है इसको Q2 के टर्म्स में लिख दो, तो पूरी इक्वेशन सिर्फ Q1 एंड Q2 के फॉर्म में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से वो चीज क्या आएगी, तो आप यहाँ से देखोगे 100 -Q1 इज इक्वल्स टू 3P1, और P1 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 100 -Q1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू P1। ये हो गई एक सिचुएशन, ठीक है। 100 -Q1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज P1, एंड P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ P2 तो कितना है 100 -Q2, तो P2 कितना हो गया 200 -2Q2। तो ये P1 और P2 आपस में एक दूसरे के टर्म्स में किस तरीके से लेके जा सकते हैं वो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अब आप यहाँ पे इन चीजों को रिप्लेस कर दो। P1 जो है वो क्या हो गया इधर, P1 इज नथिंग बट 100 by 3 minus Q1 divided by 3 times Q1 minus 4Q1 plus P2 is what, 200 Q2 minus 2Q2 square and then minus 4Q2 and then minus 1300, ठीक है। ये हो गया 100 by 3Q1 minus Q1 square by 3 minus 4Q1 plus 200 Q2 minus 2 Q2 whole square minus 4 Q2 minus 1300. This is the profit. अब आपको ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो पहले आप इस पूरी इक्वेशन को विद पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड पुट इट इक्वल टू 0, एंड देन यू कैन डू विद रिस्पेक्ट टू Q2 and then put it equal to 0, right? So this you can do, which is what, 100 by 3 minus 2Q1 by 3 minus 4 is equals to 0, right? So that gives me, this is 100 minus 12 divided by 3 is equals to 2Q1 divided by 3. So that gives me 100 minus 12 is what, 88. Yes, 88 is equals to 2Q1. So Q1 is equals to 44. This is the quantity that I have. ठीक है। एंड जो मेरी दूसरी कंडीशन है वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 अगर मैं करूं तो क्या आना चाहिए। सो आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2
अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 200 minus 4Q2 minus 4 that should be equal to 0. So this is 196 is equals to 4Q2. Yes, and then this is yeah, so this is 4 and then 36, which is 9. Yeah, so Q2 is this. So Q2 is 49. Okay, Q2 is 49. Q2 is 49 and Q1 is 44. ठीक है. So based on this, if you know Q1, then you can find P1 also. So P1 कितना हो जाएगा 100 minus Q1 divided by 3. And what is P2? P2 is 200 minus 2Q2. So that gives me, this is 200 minus 2 times 49, which is, so 100 में से 2 numbers less, which is 98. So this is 200 minus 98, which gives me 102. So this is the price in the second market, which is जो firms हैं उनसे आप price charge करो 102, and जो households हैं उनसे आप कितने prices charge करो 100 में से 44 minus करते हैं तो वो होता है 56. Yes, 56 divided by 3. So that is something which is 1, and then 26, which is 24, meaning this, and then 6, 6, 6. So something like this. So you can see that the profit maximizing price for you to charge from the household is quite lower than what you should be charging the firms. ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको प्राइसिंग करनी है इन केस ऑफ सो हमने ऑप्टिमल आउटपुट भी निकाला और प्राइस भी निकाला फॉर ईच सेट ऑफ कंज्यूमर्स. ओके, so you just have to do a simple maximization problem in this particular case. Okay, all right. Okay, okay guys, I'll see you in the next part. Okay, thank you.